हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपना 11 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा द इंडियाज काबुल मिशन टू बी अपग्रेडेड टू एम्बेसी। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि अभी जयशंकर जी ने, जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया अब अपग्रेड करेगा अपना टेक्निकल मिशन जो काबुल में है उसको फुल एम्बेसी में। ठीक है, अभी तक क्या था, एज ए टेक्निकल मिशन इंडिया काबुल अफगानिस्तान में था। टेक्निकल मिशन बोलते हैं जैसे कि इसमें क्या होता है, टेक्निकल मिशन बेसिकली ज़्यादा इसमें हैंडल करता है ह्यूमैनिटेरियन एड और लिमिटेड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली जो ह्यूमैनिटेरियन एड हम दे रहे हैं काबुल में या अफगानिस्तान में, तो टेक्निकल टीम ये कर रही है, अभी उसका यही काम है काबुल में, और लिमिटेड कोऑर्डिनेशन है। बट अब क्या कर रहे हैं, जयशंकर जी ने बोला है कि हम इसको फुल्ली फंक्शनल इंडियन एम्बेसी में कन्वर्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी मोर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस होगी अफ़गानिस्तान में। हम कोऑपरेशन में और डेवलपमेंट एड और सिक्योरिटी में कोऑपरेट कर पाएंगे, प्लस हम सिचुएशन को डायरेक्टली ग्राउंड में मॉनिटर कर पाएंगे। और भी क्या डिस्कस हुआ था इस मीटिंग में, बेसिकली जयशंकर जी अभी वही फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के जो है आमिर खान मुत्तकी, उनसे हैदराबाद हाउस में अपने मिले थे। अब उसमें की पॉइंट डिस्कस हुए हैं कि इंडियाज कंसर्न पाकिस्तान फोर्स जो रिपाट्रिएशन है, सेंडिंग बैक ऑफ अफगानिस्तान रिफ्यूजी। अब बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से जो फोर्स अफगान के रिफ्यूजी हैं उनको वापस भेजा जा रहा है अफगानिस्तान में। तो इसमें इसको लेकर डिस्कशन हुई। प्लस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो एक चैलेंज है दोनों इंडिया और अफगानिस्तान के लिए, और इंडिया की कमिटमेंट कि अफगान की सोवरेनिटी के लिए इंडिया कमिट है स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए। तालिबान का रिस्पांस क्या आया, तालिबान ने भी इंडिया के इस डिसीजन को, जैसे कि वो फुल एम्बेसी काबुल में अपनी ले स्टार्ट कर रही है, तो तालिबान ने बोला कि वो भी अफ़गानिस्तान एम्बेसी जो इंडिया में है उसमें अपने डिप्लोमेट्स भेजेंगे। अभी वो एम्बेसडर तो नहीं भेजेंगे इस स्टेज पे, बट वो अपने डिप्लोमेट्स भेजेंगे अफगान एम्बेसी इंडिया में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या कर रहा है, इंडिया री इंगेज हो रहा है अफगानिस्तान से डिप्लोमेटिकली, डिस्पाइट नॉट फॉर्मली रिकोगनाइजिंग द तालिबान गवर्नमेंट। अभी फॉर्मली रिकोगनाइज नहीं किया तालिबान गवर्नमेंट को, बट डिप्लोमेटिकली अपने आप को अफगानिस्तान के साथ री इंगेज कर रहा है। इससे क्या होगा, इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा रीजन में। और इस ये शिफ्ट इन पॉलिसी को दिखाता है, फ्रॉम टोटल डिसएंगेजमेंट टू प्रैक्टिकल कॉर्पोरेशन ऑन की इशूज लाइक रिफ्यूजी, टेररिज्म एंड डेवलपमेंट। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप अफगानिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़ दो तालिबान के आने की वजह से। ये शिफ्ट इन पॉलिसी ये है कि हम प्रैक्टिकल कोऑपरेशन कर रहे हैं की इशूज में, जैसे कि रिफ्यूजीज से रिलेटेड इशू, टेररिज्म से रिलेटेड इशू जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू। तो इसके लिए हम शिफ्ट इन पॉलिसी है, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है बेसिकली क्राइम पैटर्न है। अब 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट दिखाती है कि जो साइबर क्राइम है और क्राइम अगेंस्ट जो ट्राइबल्स है वो बढ़े हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ओवरव्यू क्या है एडिटोरियल का, एडिटोरियल कमेंट करता है की ट्रेंड एनसीआरबी 2020 की क्राइम डेटा रिपोर्ट में, और हाईलाइट करता है सीरियस कंसर्न इसमें, और स्पेसिफिक कैटेगरी के क्राइम और पॉलिसी एक्शन की बात करता है। ये इसमें कुछ पॉजिटिव साइन भी है, जैसे कि मर्डर के केसेस जो है वो घट गए हैं, बट जो डीपनिंग प्रॉब्लम्स है उसको भी पॉइंट आउट करता है, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट जो शेड्यूल ट्राइब है, साइबर क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, डाउरी रिलेटेड जो ऑफेंस है वो बढ़े हैं। अब इसमें कॉशन इन कंपेयरिंग डेटा अक्रॉस स्टेट इसमें बात की गई है। बेसिकली क्या है, जो क्राइम स्टेटिस्टिक है वो मिसलीडिंग है व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट, क्योंकि सभी क्राइम जो है वो रिपोर्ट नहीं होते इक्वली, क्योंकि जो हर स्टेट में जो क्राइम हो रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं होते हैं इक्वली। इसका क्या कारण है, सम स्टेट में अंडर रिपोर्ट, कुछ अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ स्टेट कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं केसेस को, मोर प्रोएक्टिव है।
बट लेकिन क्या है, ईयर ऑन ईयर जो चेंजेस है विद इन द सेम स्टेट और नेशनल ट्रेंड, वो एक तरह से मीनिंगफुल वे में ही जा रहा है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि मर्डर केस जो है वो घटे हैं, कितना, -2.8% घटे हैं। अब इसमें क्या है, ये छोटा नंबर है बट अचीवमेंट तो है ही ना, डिक्लाइन हुआ है मर्डर केस। अब ये मोस्टली मर्डर केसेस इंडिया में क्यों होते हैं, पर्सनल डिस्प्यूट्स की वजह से होते हैं, और बेंडेटा और गेम, बेसिकली जो पर्सनल एनिमिटी हो गए उसके रिलेटेड होते हैं। तो ये पॉजिटिव आउटकम है पुलिसिंग का और डिस्प्यूट सोल्यूशन का, ठीक है। ह्यूज सर्ज इन, अब क्राइम जो शेड्यूल ट्राइब्स के वो काफ़ी परसेंटेज में बढ़े हैं, 28.8% आप देख पा रहे हो। इसमें बेसिकली जो ये जो नंबर बढ़ने का कारण है वो इतनी वायलेंस जो मणिपुर में है, इतनी वायलेंस उसकी वजह से है। बेसिकली क्या था, वो एक नंबर केसेस पहले 1 थे 2021 में, वो बढ़ के 3399 हो गए 2023 में। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये बेसिकली दिखाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और पुअर मैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये भी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान कंटिन्यू कर, उसमें दिखाई दे रहा है कि उसमें जो क्राइम रेट्स हैं ट्राइब्स के अगेंस्ट वो बढ़ ही रहे हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज है ये, ट्राइबल डोमिनेटेड, बेसिकली ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन है ना मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसमें कंटिन्यूसली क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहा है ट्राइबल्स की वजह से। ये नोट करने वाली पॉइंट यहाँ पे है। अब साइबर क्राइम केसेस भी 31.2% बढ़े हैं। अब ये तो आप देख रहे हो कि इंटरनेट का एक्सेस बढ़ता जा रहा है, अब उसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है। अब ये यहाँ पे एडिटोरियल ये बोलता है कि साइबर पुलिस एग्जिस्ट करता है लेकिन वो एडवांस नहीं है, वो एनफ नहीं है हैंडल करने का जो सोफिस्टिकेशन ऑफ डिजिटल क्राइम्स टुडे। तो एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम चाहिए जो टेक्निकली मोर एडवांस हो इन केसेस को हैंडल करने के लिए, बेसिकली साइबर क्राइम को। अब साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी बढ़ा है 9.2%। अब इसमें से जो 96% ऑफेंडर वही होता है जो बेसिकली चाइल्ड का नोन होता है। अब इसमें अवेयरनेस जो प्रोग्राम है उसके लिए अर्जेंट अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में, और बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन होना चाहिए कि वो रिकग्नाइज कर पाए और रिपोर्ट कर पाए इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो। एडिटोरियल इसमें कॉम्प्लिकेशन भी नोट करता है कि इसमें से जो कुछ केसेस हैं वो कंसेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप में है, बेसिकली जो पॉक्सो के अंदर में आते हैं, और वो कुछ 18 की उम्र के नीचे के केसेस हैं जिनमें पॉक्सो लग रहा है, बट वो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो कंसेंसुअल है, सहमति के साथ हुई है, फिर भी वो पॉक्सो में आ रहे हैं। तो दिस रेजेस द नीड फॉर सेंसिटिव हैंडलिंग बाय द पुलिस एंड कोर्ट। अब इसमें ये बोला गया है कि ऐसे केसेस में पुलिस और कोर्ट्स को सेंसिटिव हैंडलिंग की ज़रूरत है। क्राइम अगेंस्ट वीमेन थोड़ा ही बड़ा है 0%, बट एक हिडन कंसर्न ये है कि डाउरी रिलेटेड जो केसेस है वो 14.9% बढ़े हैं। ये तो सोशल प्रॉब्लम है, आपको पता ही है डाउरी, और इसको बोलते हैं कि इनएडिक्वेट एफर्ट्स हुए हैं इस डोमेस्टिक एरिया में, बट ये धीरे धीरे इसमें कमी आएगी, बट अभी तो ये दिखा रहे हैं कि राइज हुए हैं ये केसेस वीमेंस में। बेसिकली 0.4% का 14.9% ये है। और डिले रिपोर्टिंग भी एक कंसर्न है। इसमें एडिटोरियल क्रिटिसाइज करता है एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है 2023 में, वो डिले है, इसको 1 साल पहले आना था, 1 साल लेट है इसमें। और ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर इशू, गवर्नमेंट डिले कर रही है इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज, जैसे सेंसस डिले हो गया, सर्वे रिपोर्ट्स। इससे क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो वीक हो जाती है, क्योंकि हमें करंट सिचुएशन मालूम ही नहीं है कि इंडिया में क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब उसको डिले आती हैं चीज़ें तो पॉलिसी मेकिंग तो अपडेट नहीं हो पाएगी ना। तो ओवरऑल मैसेज क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ तो है कि मर्डर घटे हैं और कॉम्प्लेक्स क्राइम बढ़े हैं, बट ये जो मर्डर के रेट्स तो घटे हैं, बट इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है ये जो क्राइम, कॉम्प्लेक्स क्राइम जैसे चिल्ड्रन, ट्राइबल और साइबर क्राइम बढ़े हैं। तो स्टेट और पुलिस को ज़्यादा करना पड़ेगा साइबर क्राइम में। वल्नरेबल ग्रुप जैसे ट्राइबल, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सब वल्नरेबल ग्रुप हैं, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे और डेटा टाइमली एक्शन के लिए डेटा यूज करना पड़ेगा। और ये वार्न करता है कि जो डेटा डिलेज है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, ये इंडिया की एबिलिटी को वीक करती है टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू दीज चैलेंजेस।
तो डेटा डिले नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी दिखाता है और टाइमली जो चैलेंजेस है उनको हम नहीं टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है चेनाब पे, उसको क्लियरेंस मिल गई है। अब इसमें है क्या, तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस ग्रांट की गई है। ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक फ्रेश अभी क्लियरेंस दी गई है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये चेनाब रिवर पे बन रहा है, रामबन जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में। ये एक तरह का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, ये नेचुरल जो फ्लो होगी रिवर को उसको यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ना कि इसके लिए कोई लार्ज स्टोरेज डैम बनाने की ज़रूरत है। इसमें वो नहीं ज़रूरत है। इसमें बेसिकली जो नेचुरल फ्लो है रिवर का वो यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट है जब से इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंसन हुआ है। ये बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंसन हुआ था ना अप्रैल 2023 में पहलगाम अटैक के बाद, तो ये वही है बता रहा है। और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी रोल, इसमें बेसिकली क्या है, उसने सभी जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने रिव्यू किया, सभी इंफॉर्मेशन को सबमिट किए गए थे, डिस्कशन किया और फिर ये जो बेसिकली ग्रांट किया परमिशन उसकी बात कर रहा है। अभी ये फ्रेश ग्रांट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोजेक्ट को ग्रांट किया गया, उसी के बारे में बोला गया। प्रोजेक्ट हिस्ट्री क्या है, चेंज ऑफ ओनरशिप। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये बेसिकली ओरिजिनली क्लियर्ड बाय द डेजिग्नेटेड कमेटी इन 2017। बेसिकली क्या था, स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, वो मैनेज कर रही थी इसको। तो और एक डेजिग्नेटेड कमेटी थी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के 2017 में, उसने इसको क्लियर भी कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि 2021 में JKPDC जो जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होती है, उसकी एक डील होती है NHPC के साथ। इसमें क्या करेगा, NHPC बिल्ड करेगा, कमीशन करेगा, प्रोजेक्ट को बनाएगा। अंटिल 2061 तक उसका चार्ज भी NHPC के पास होगा। अब प्रॉब्लम क्या आई, फॉरेस्ट क्लियरेंस का डिले हो गया। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो इनिशियली में दे दिया गया, बट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ऑब्जर्व किया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस तो मिला ही नहीं है जो नेसेसरी है अप्रूवल के लिए। तो इससे क्या हुआ, तो प्रोजेक्ट को जो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है स्टेज 1 का, वो सितंबर 2023 में हुआ। इससे क्या हुआ, ये डिले हो गया प्रोजेक्ट। अप्रूवल ऑफ पब्लिक हियरिंग, इसमें बात की गई 2021 से जो प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र है वो अंडरवे है। जुलाई 2025 में इसको अप्रूवल मिला है सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी और सेंट्रल वाटर कमीशन से। और उसके बाद पब्लिक हियरिंग जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में उसको भी सुना गया 2022 से 2023 तक। तो बेसिकली यही है। एक तो आपको इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि 2017 में ये JKPDC के पास था, JKPDC ने NHPC को ये दिया, NHPC और उसके बाद जो 2017 में जो क्लियरेंस लिया गया था, वो 2017 का जो क्लियरेंस था वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस लिया नहीं गया था, उसकी वजह से ये डिले सारा कुछ होता गया। ठीक है, अब उसके बाद अप्रूवल, जो फाइनल अप्रूवल अभी 2025 में मिला है। अब स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इसमें डैम तो नहीं है, बट ये लार्जेस्ट रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है एक अपने। ठीक है, और जो सस्पेंशन हुआ इंडस वाटर ट्रीटी का, और इंडिया यूज़ कर पाएगा फुल पोटेंशियल जो ईस्टर्न इंडस रिवर से। बेसिकली चेनाब जो है वो इंडस रिवर का पार्ट है जो ईस्टर्न साइड में फ्लो होती हैं। ठीक है, तो इसी की बात करिए। कॉस्ट एंड कैपेसिटी क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट था पहले 22,000 जो कि बढ़ के अब 31,380 करोड़ का हो चुका है। तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी बड़ा है। और इसमें जो पावर कैपेसिटी होगी इसकी प्रोजेक्ट की, वो 1856 मेगावाट पावर कैपेसिटी होगी, जिसमें वो हर साल 800 मिलियन यूनिट जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब अपना तीसरा जो प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, सी फेज ऑफ कोनकन 25 एंड्स विथ हाई ऑपरेशनल टेम्पो। बेसिकली क्या है कि इसमें जो बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है ना, कोनकन 25 का वो कंडक्ट हो रहा था इंडियन नेवी और UK की रॉयल नेवी के बीच में।
तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं। ये सी फेज जो थी उसके साथ ये जो एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट हो गई है कोंकण 25। तो आपको ये एक्सरसाइज का मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण 25 को याद रखना है। और ये किस तरह की एक्सरसाइज है? बाईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी के बीच में होती है। ये बस आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि 6 स्टेट लेवल RTI पैनल्स आर डिफंक्शनल, अपील्स कैन टेक ईयर्स टू बी हर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे RTI की बात की गई है, ठीक है। अब RTI क्या आता है? RTI कब आई थी? 2005 में, ट्रांसपेरेंसी को गवर्नमेंट में बढ़ाने के लिए। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो हैंडल करेंगे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जब फेल होते हैं। एडुकेट इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट नहीं देती है तो SIC और CIC उन इन्फॉर्मेशन को, उन केसेस को हैंडल करेगी। इसमें की इशूज क्या हैं जो रिपोर्ट में, बेसिकली इसमें जो आर्टिकल है उसमें इशूज क्या किए गए हैं कि पैरालिसिस ऑफ कमीशन बताया गया है। इस जो हमारा आर्टिकल है उसमें दिखाया गया है कि कमीशन पैरालिसिस हो गई है, क्योंकि जो SIC और CIC है बेसिकली नॉन फंक्शनल है या अंडर स्टाफ्ड है, सीवियरली अंडर स्टाफ्ड है। इससे क्या होता है? डिले होती है हियरिंग RTI अपील्स। जो RTI अपील को सुनना जाना है उससे डिले होते जा रही चीज़ें, क्योंकि जो SIC स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वो अंडर स्टाफ्ड है। तो अंडर स्टाफ्ड होने की वजह से वो नॉन फंक्शनल है। अब सेकंड मैसिव बैकलॉग है। अब क्या है कि 2,40,000 जो अपील्स हैं वो पेंडिंग है 2024 में, और कमीशन एक साल में 1.8 लाख केसेस ही क्लियर करते हैं। तो इससे क्या है? बैकलॉग बढ़ता जा रहा है और ये और मैसिव होता जा रहा है। डी फंक्शनल स्टेट कमीशन, इसमें क्या है? जो सतर्क नागरिक संगठन है उनका एनुअल असेसमेंट दिखाता है कि 6 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, 6 स्टेट की जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल रही हैं बिटवीन जुलाई 24 से लेकर 25 तक, अभी अक्टूबर के, क्योंकि कोई कमिश्नर ही अपॉइंट नहीं किया गया। उसमें कौन कौन सी है? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अंडर स्टाफ्ड कमीशन, ये तो मैंने अभी भी ये किया, अंडर स्टाफ्ड कमीशन की वजह से ही कमीशन की पैरालिसिस है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके अंडर स्टाफ्ड है? जैसे कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश। इनमें वेकेंट है पोस्ट और फुल लेंथ और कमिश्नर की कमी है, ठीक है। एक तो डी फंक्शनल स्टेट कमीशन प्लस अंडर स्टाफ्ड कमीशन है, कुछ स्टेट्स में, कुछ में है ही नहीं, ये अपने में अलग बात है। CIC इन क्राइसिस, अब इसमें बता रहा है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है जो RTI के अपील को यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड से सुनता है, उनके पास 2 कमिश्नर हैं। बेसिकली टोटल 11 पोस्ट है, उसमें से बस 2 ही पोस्ट है जो भरी हुई हैं। इवन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की पोस्ट भी खाली है, वैकेंट है। अपील्स आर टेकिंग मोर देन ईयर टू इवन बिगिन हियरिंग्स, जो अपील्स आ रही हैं उनको सुनने में 1 साल लग जा रहा है। अब एक्सट्रीम डिले एग्जांपल तेलंगाना का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है? कुछ स्टेट, इन सम स्टेट जो करंट स्पीड है हियरिंग की वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो SNS जो रिपोर्ट है, SNS कौन सी है? सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट दिखाती है अगर करंट पेस है तेलंगाना की स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन करेगी केसेस को, वो टेक 29 ईयर टू डिस्पोज ऑफ एन RTI अपील। अगर इस साल जुलाई में 2025 में कोई अपील RTI को की गई है तो उसको डिस्पोज करने में 29 ईयर लग जाएंगे, और ये रिजॉल्व होगा 2054 में। तो एक्सट्रीम डिले है ये। पेंडिंग अपील्स, ठीक है। और इसमें पेंडिंग अपील्स की बात की गई, महाराष्ट्र में 95,000 के करीब अपील्स पेंडिंग है, कर्नाटक में 47, तमिलनाडु में 41। तो टोटल पेंडिंग जो अपील है अक्रॉस इंडिया वो 4 लाख के करीब है। अब ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि RTI एक्ट जो है एक पावरफुल, मोस्ट पावरफुल टूल है सिटीजन को, जो कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है। ये जो डिलेज और वैकेंसी है उससे क्या हो रहा है? RTI एक्ट का पर्पज ही ख़त्म कर रहा है और इसको इनएफेक्टिव बना रहा है। सिटीजन को टाइमली इंफॉर्मेशन एक्सेस जो होनी चाहिए वो डिनाई हो रही है। ये डेमोक्रेसी की कमी को दिखाता है, इम्पैक्ट करता है डेमोक्रेसी और उसको ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये
अभी अभी आपको पता ही होगा, कल वेनेजुएला की जो मारिया मैकाडो है वो उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो वेनेजुएला की वो बेसिकली अपोजिशन लीडर थी, उनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि बेसिकली जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन बोलते हैं कि स्ट्रगल था वेनेजुएला में, उसके लिए ये कि यूनिफाइंग फिगर थे वेनेजुएला के ओपोजिशन में, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक वीमेन जो हु कीप द फ्लेम ऑफ डेमोक्रेसी बर्निंग अमिड ग्रोइंग डार्कनेस। बेसिकली वेनेजुएला में जो बढ़ता डिक्टेटरशिप नहीं था जो करंट प्रेसिडेंटशिप में, और उन अभी जस्ट इलेक्शन भी हुए थे तो उसमें भी दिखाया गया था, उस इलेक्शन में काफ़ी धांधली हुई थी। उससे रिलेटेड ये है कि ये उनका वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर है, उनका खुल के अपोज कर रही थी, तो उसी के लिए ये दिया गया है। अब वेनेजुएला की पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है कि जो मकाडो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जो 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। अब ये वहाँ के गवर्नमेंट कौन सी थी? मादुरो के, निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट थे करेंट, उनके अंडर में ये क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि ये नहीं लड़ पाएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। इस इलेक्शन को वाइडली क्रिटिसाइज किया गया कि ये अनडेमोक्रेटिक है। मादुरो जो है वो विनर डिक्लेयर कर दिए गए बिना किसी क्रेडिबिलिटी के, ठीक है। इससे वायलेंट क्रैकडाउन हुआ, उस वायलेंस में 20 प्रोटेस्टर भी मारे गए। तो वेनेजुएला की जो नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल है उससे भी एक्यूज किया गया कि वो बेसिकली इनएफिशिएंट है और मादुरो के लिए काम कर रही है, ठीक है। अब बेसिकली जो आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना है कि मारिया कोरिना मचाडो कौन है? ये फॉर्मर ओपोजिशन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाई, सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट वेनेजुएला में एट द एज ऑफ 58 वो 20वीं वीमेन है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आप सभी को थैंक यू, बाय।